भारत में करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक वित्तीय सुरक्षा कवच है। नाम है इसका कर्मचारी भविष्य निधि, या जिसे हम सब ईपीएफ के नाम से जानते हैं। और पता है, आजकल इसमें कुछ बहुत बड़े, बहुत जरूरी बदलाव हो रहे हैं। जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए। 26 लाख करोड़ रुपए। जी हां, ये वो हैरान कर देने वाली रकम है जो इस पूरे ईपीएफ सिस्टम के तहत मैनेज की जा रही है। मतलब कितना बड़ा है ये, सोचिए जरा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतना बड़ा फंड है क्या? और उससे भी बड़ा सवाल, ये किसी भी कर्मचारी के फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए मतलब क्या रखता है? आइए इसी को आज समझते हैं। तो आज की हमारी बातचीत में हम सबसे पहले ईपीएफ की बिल्कुल बेसिक बातें समझेंगे। फिर देखेंगे कि अब इसके दायरे में कौन कौन आता है, पैसा इसमें आता कैसे है और बढ़ता कैसे है, इसके 3 बड़े फायदे क्या हैं, और हाँ, 2025 और उसके बाद ईपीएफ का भविष्य कैसा दिखने वाला है। तो ठीक है, शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। भारत का ईपीएफ आखिर है क्या, और इसे किसी की भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बुनियाद क्यों कहा जाता है? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ईपीएफ एक कंपल्सरी रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान है। ये हमारे देश के सोशल सिक्योरिटी सिस्टम का एक बहुत ही मजबूत पिलर है। इसमें होता क्या है, कर्मचारी और उसकी कंपनी दोनों मिलकर पैसा जमा करते हैं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाने वाली स्कीम नहीं है। इसका मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। पहला तो ये कि रिटायरमेंट के वक्त एक मुश्त पैसा मिले। दूसरा, ये एक डिसिप्लिन तरीके से लंबी बचत की आदत डालता है। और हाँ, घर बनाना हो, बच्चों की पढ़ाई हो या कोई मेडिकल इमरजेंसी, ऐसे बड़े मौकों पर पैसा निकालने की सुविधा भी देता है। असल में ये 3 चीजों का एक कमाल का पैकेज है: बचत, पेंशन और बीमा। अच्छा, तो अब सवाल आता है कि इस सिस्टम का हिस्सा कौन कौन बन सकता है। खासकर जो नए बदलाव हुए हैं उनके बाद अब कौन कौन इसके दायरे में आता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉयज ही नहीं, बल्कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। देखिए, जहां 20 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए मैंडेटरी है, वहीं गिग वर्कर्स को भी धीरे धीरे इस सिस्टम में लाया जा रहा है, एग्रीगेटर्स पर 1 से 5% सेस लगाकर। अब इसके नियम भी समझ लीजिए, जो सीधे सीधे सैलरी पर टिके हैं। अगर किसी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता यानी डीए मिलाकर 15,000 रुपए या उससे कम है, तो उनके लिए ईपीएफ में शामिल होना जरूरी है, मतलब मैंडेटरी है। और जिनकी सैलरी इससे ज्यादा है, वो चाहें तो अपनी कंपनी की सहमति से इसमें जुड़ सकते हैं। और हाँ, इंटरनेशनल वर्कर्स के लिए ये सैलरी वाली कोई सीमा नहीं है। एक और खास बात है उन लोगों के लिए जो शायद पहले इस सिस्टम से नहीं जुड़ पाए थे। एक नई स्कीम है कर्मचारी नामांकन योजना 2025। इसका मकसद उन कर्मचारियों को भी सिस्टम में लाना है जो पहले एनरोल नहीं हो पाए थे। चलिए, अब समझते हैं कि इस फंड में पैसा आता कहां से है, और सबसे जरूरी, ये बढ़ता कैसे है। तो देखिए, कर्मचारी अपने पीएफ सैलरी का 12% देता है, और ये पूरा पैसा सीधे उसके ईपीएफ अकाउंट में चला जाता है। उतना ही, यानी 12% कंपनी भी देती है। लेकिन कंपनी का ये पैसा 3 अलग अलग योजनाओं में बंट जाता है, जिसे हम आगे और अच्छे से समझेंगे। हाँ, तो ये देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि कंपनी का 12% पैसा जाता कहाँ है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा 8.33% जाता है पेंशन स्कीम यानी ईपीएस में। बचा हुआ 3.67% जाता है आपके ईपीएफ खाते में, और आधा % जाता है बीमा योजना यानी ईडीएलआई में। और अच्छी बात यह है कि ये पैसा सिर्फ जमा नहीं होता, इस पे बढ़िया ब्याज भी मिलता है। जैसे 2024-25 के लिए ब्याज दर 8.25% तय हुई है। ये एक बहुत ही सॉलिड रिटर्न है जो अक्सर दूसरे फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स को पीछे छोड़ देता है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, ईपीएफ सिर्फ एक सेविंग्स अकाउंट नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। इसे एक मल्टी बेनिफिट पैकेज की तरह देखिए। एकदम सही, ये एक 3-in-1 फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। इसमें बचत भी है, पेंशन भी है और बीमा भी है, सब एक ही जगह। तो ये हैं वो 3 पिलर्स। पहला, रिटायरमेंट फंड, जो एक लंप सम अमाउंट के तौर पर मिलता है। दूसरा, मासिक पेंशन, जो 10 साल की नौकरी के बाद ईपीएस से मिलती है। और तीसरा, जीवन बीमा, जो ईडीएलआई के जरिए मिलता है। और फायदे अभी खत्म नहीं हुए हैं। देखिए, 5 साल की सर्विस के बाद ये पूरा पैसा टैक्स फ्री हो जाता है। घर, पढ़ाई या इलाज जैसी जरूरतों के लिए आप बीच में भी पैसा निकाल सकते हैं। और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएन की वजह से नौकरी बदलने पर भी कोई झंझट नहीं, अकाउंट आपके साथ चलता है। और हाँ,
जीवन बीमा का कवर भी अब बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक कर दिया गया है। तो अब आगे क्या? ईपीएफ का भविष्य कैसा है? चलिए जो नए अपग्रेड्स हो रहे हैं और जो आगे की दिशा है, उस पर एक नज़र डालते हैं। तो ये 4 बड़े अपग्रेड्स हैं जो ईपीएफ का पूरा तरीका बदल रहे हैं। पहला, लेबर कोड के साथ इंटीग्रेशन, जिससे गिग वर्कर्स को भी इसमें शामिल किया गया है। दूसरा, नई नामांकन योजना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सकें। तीसरा, डिजिटल सुधार, अब मोबाइल ऐप से क्लेम 3 से 7 दिन में ऑटो सेटल हो रहे हैं। और चौथा, टैक्स का एक नया नियम, जिसके तहत सालाना 2.5 लाख से ज़्यादा के कर्मचारी योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर अब टैक्स लगेगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ खाताधारकों के लिए? मतलब ये कि अब इमरजेंसी में पैसा जल्दी मिलेगा। युमंग ऐप से अकाउंट मैनेज करना और भी आसान हो गया है। नौकरी बदलने पर पीएफ बैलेंस अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। कुल मिलाकर पूरा सिस्टम अब ज्यादा तेज और पारदर्शी हो रहा है। और आखिर में ये बात इस पूरी स्कीम के महत्व को बहुत अच्छे से बताती है। ईपीएफ योजना एक कामयाब सोशल सिक्योरिटी मॉडल है, जो देश में वित्तीय आज़ादी को बढ़ावा देने और बुढ़ापे की गरीबी को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये तो साफ है कि ईपीएफ का दायरा अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है, ज्यादा कर्मचारियों को सुरक्षा मिल रही है। पर एक बड़ा सवाल अब भी है, जिस तेजी से काम करने के तरीके बदल रहे हैं और देश में जो इतना बड़ा असंगठित क्षेत्र है, क्या ईपीएफ उसकी चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य ही देगा।